एज ए SEO एक्सपर्ट लोगों ने हमें अपनी वेबसाइट देनी है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। आपने किसी को ये नहीं कहना कि मेरी वेबसाइट बना दें, ठीक है। लोगों ने आपको अपनी वेबसाइट देनी है कि इसकी SEO आप कर रहे होंगे, लेकिन एज ए SEO एक्सपर्ट आपका कुछ चीज़ों में नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डोमेन और डोमेन होस्टिंग क्या चीज़ है, और ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक कैसे होती हैं। और अगर आपके पास डोमेन किसी और ब्रांड की हो और होस्टिंग किसी और ब्रांड की हो, तो फिर ये आपस में किस तरह लिंक होते हैं, इनका लिंक कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहला तो आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए कि आपके पास जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसकी एक डोमेन होगी और उसकी एक होस्टिंग होगी, और जब आप काम कर रहे होंगे तो आप या तो उसके होस्टिंग अकाउंट में जाकर चीज़ों को अपडेट कर रहे होंगे, तो जब तक आपको उसका खोलने का तरीका, उसके अंदर क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ना पता हो। आपको डोमेन परचेज करनी भी आनी चाहिए खुद से, बजाय इसके कि हम किसी कंपनी को कॉल करें। हमें ऑनलाइन डोमेन परचेज करनी भी आनी चाहिए, हमें ऑनलाइन होस्टिंग बाय करनी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट लेते हैं कि डोमेन क्या चीज़ है और होस्टिंग चीज़ क्या है। होस्टिंग तो नाम से पता लग रहा है कि स्पेस है बेसिकली, तो डोमेन क्या चीज़ है। डोमेन आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी है, यानी मेरे पास अपनी एक वेबसाइट है, तो मेरे पास अपना डाटा है यूँ कह लेते हैं, तो मैं उसको वेबसाइट की सूरत में लाइव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे अपना एक नाम चाहिए, तो मुझे सबसे पहले नाम परचेज करना है, चाहे मैं डोमेन बाय करूँ चाहे मैं होस्टिंग बाय करूँ। दोनों सूरतों में मुझे, चाहे मैं डोमेन बाय कर रहा हूँ या होस्टिंग में, ये सारा काम मुझे किस तरीके से करना है, ऑनलाइन होके करना है, ठीक है। और अगर मैं एक ही कंपनी से ये सब चीज़ें ले रहा हूँगा तो फिर तो मेरे लिए इतनी टेंशन नहीं होगी, मेरे पास एक ही अकाउंट होगा जिसमें ये सब कुछ मेरे पास पड़ा होगा। तो सबसे पहले अपने नाम परचेज करना है, मतलब मैंने कहा भी मैं डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने बिजनेस का नाम डिसाइड करूँगा, मेरे बिजनेस का नाम क्या है, तो मैंने कौन सा URL परचेज करना है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं इनकी एक्सपायरी 1 ईयर है, यानी आप इनको जब परचेज करते हो तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 1 साल के लिए परचेज करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा करना हो तो मैं कह सकता हूँ मैं 3 साल के लिए ख़रीद लेता हूँ, मैं 4 साल के लिए ख़रीद लेता हूँ, ये भी हम कर सकते हैं। नहीं, लाइफ टाइम नहीं बाई कर सकते, लाइफ टाइम नहीं है इसमें, ठीक है। ये रिन्यूअल है, मतलब ये रिन्यूअल डेट होती है एनुअल है, मतलब मैं एक चीज़ को खरीद रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं इसकी एनुअल कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है, तो इसका मतलब है 2 साल के मुझे 20,000 देने हैं उनको, ठीक है। सो ये मैं अपनी टेंशन ख़त्म करने के लिए जिसे बाई कर लेता हूँ। और SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा फैक्टर होता है कि आपने कोई डोमेन 1 साल की बजाय 3 साल के लिए खरीदी हुई है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि गूगल की रिलायबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाती है, वो कहता है चलो भी बंदा 3 साल तक तो है ना, क्योंकि इसने डोमेन परचेज कर लिया, तो अब इसकी डोमेन डाउन नहीं होगी, 3 साल से पहले तो इसकी डोमेन डाउन नहीं हो सकती। सो ये एक SEO का फैक्टर होता है कि हम डोमेन ज़्यादा देर के लिए और होस्टिंग ज़्यादा देर के लिए बाय करें, क्योंकि हमने अगर वेब बिजनेस शुरू कर लिया है, हर साल जो ये काम करना है, तो हम 3 साल के लिए ले लें, 3 साल इज़ फाइन, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा मैं आता हूँ इधर, और यहाँ पर मैं एक कंपनी में लेकर जा रहा हूँ आपको, वेबसोल में, ठीक है। अब मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं, मेरे पास जो डोमेन्स और होस्टिंग है लोगों की, वो मुख्तलिफ हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नंबर 1 वेबसोल, सर्वरसी, नेमचीप, गोडैडी, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे इजी होस्ट, PK होस्ट, इतने सारे नाम हैं कि नाम ख़त्म हो जाएंगे, मैं लेना शुरू करूँगा तो कंपनीज होंगी। लेकिन हम किनको कंसीडर करते हैं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ। IT लिंक्स भी एक है जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ ना, वो 2 कंपनीज को मैं ज़्यादा वेटेज देता हूँ, एक सर्वरसी को देता हूँ और एक वेबसोल को देता हूँ। गोडैडी जो है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव है गोडैडी जो है, इस वजह से मैं उसको इतना कंसीडर नहीं करता। और ये वेबसोल को और सर्वरसी को मैं इसलिए कंसीडर करता हूँ कि इनके ऑफिसेज हैं इधर, तो आपको कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी इनकी मिल जाती है, यानी कि इनके जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ ईमेल पे आपसे कनेक्शन में नहीं होते हैं, बल्कि इनके साथ आप बातचीत भी कर सकते हो, ठीक है। सो बाकियों को तो हमें खुद टिकट जनरेट करके ईमेल करके ये सारा कम्युनिकेशन करनी होती है, जो खासतौर पर डायरेक्ट बायर की कंपनीज हैं, ठीक है। तो अब हम इधर आगे
जब आप किसी कंपनी की भी पैकेज बाय करोगे तो वो आपको कहते हैं कि भाई यहाँ पर आकर अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ सपोज मेरे पास वेबसोल का है, तो मैं वेबसोल का अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये देखेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लाइंट एरिया। तो मैं यहाँ से क्लाइंट एरिया में आता हूँ और इस क्लाइंट एरिया में आकर मेरा एक यूज़र नेम बना हुआ है, एक उसका पासवर्ड बना हुआ है, मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी आपको यहाँ पे, कहता है 4 इनवाइसेस, यानी कि आपकी 4 पेमेंट्स दी हुई हैं जो मैंने करनी है इनको। उसके बाद क्या कहता है, इसके अंदर आपके पास 5 डोमेन्स हैं और एक सर्विस है। अब डोमेन्स का क्या मतलब है कि जो डोमेन मैंने खरीदी हुई है, और सर्विस का मतलब है होस्टिंग। सो मुझे कह रहा है आपके पास एक सर्विस मौजूद है इसमें और 4 डोमेन्स हैं। जो डोमेन्स होंगी मेरे पास मुख्तलिफ कंपनीज की होंगी, यानी कि मैं यहाँ पर अभी फिलहाल आपको जो समझाने लाया था वो होस्टिंग के लिए लाया था। सो कई जगह पर होस्टिंग लिखा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 होस्टिंग होती हैं अगर, तो मुझे कहता है कि आपके पास 2 सर्विसेज हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 2 होस्टिंग्स होती है, तो अभी मेरे पास एक होस्टिंग है, तो उसने कहा मेरे पास एक सर्विस है, और मुझे बता भी रहा है कि जनाब इसकी एनुअल आप कितनी फ़ीस पे करते हो, 8000 अबाउट, और इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट क्या आ रही है जी, 22, मतलब आने वाली है, पेबल है ये। अब मैंने इसकी डिटेल में जाना है इस होस्टिंग को देखने के लिए, तो मैं इसके एक्टिव पे जाता हूँ। आगे जी, ये देखें जी, ये क्या लिखा हुआ है, फाइल मैनेजर। अब फाइल मैनेजर क्या है, ये वो जगह है जहां पर आपकी वेबसाइट ने अपलोड होना है। आपको मैंने पैकेज दिया ना कि भाई ये वेबसाइट बनाओ, अपनी अपनी वेबसाइट बनाओ। जब आप फाइनली अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो फाइल मैनेजर में जाकर जब मैं अपलोड करूंगा तो लाइव होगी। समझ आई मेरी बात की? ये क्या लिखा हुआ है जी, लॉग इन टू सी पैनल। सी पैनल में जाऊंगा तो भी ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये कम चीज़ें नज़र आ रही हैं, सी पैनल में ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी मुझे। मैं सी पैनल में जाता हूँ, आगे जी ज़रा देखें क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर भी फाइल मैनेजर होगा, देखें वही जो वहाँ पर भी नज़र आ रहा था मुझे है। यानी कि मोस्टली जो सबसे पहला काम आपको करना है वो फाइल मैनेजर का ही करना है, यानी यहीं पर आकर आपकी वेबसाइट ने अपलोड होना है। ज़रा राइट साइड पर आए तो ये मुझे दिखा रहा है, स्टैट्स दिखा रहा है मेरे इस होस्टिंग के मतलब। क्या कहता है, कहता है जी इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है सब डोमेन्स की 5, यानी आपने ये जो पैकेज परचेज किया हुआ है इसमें एक तो आपको मिल गई है डोमेन xyz.com जो भी है। उसके बाद वो कहता है कि आप इसके अंदर 5 सब डोमेन्स बना सकते हैं। अब सब डोमेन्स क्या होती है, सब डोमेन ये है कि जैसे मैं कहूँ yahoo.com एक डोमेन है। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, yahoo.com के ऊपर अपना एक फोरम बनाया हुआ है, उसका नाम है answers.yahoo.com फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है, ये सब डोमेन है। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट की, क्या नाम होता है उसका, ये होता है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। तो आपको नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि जो मेन डोमेन है वो कौन सी है, dckitchen.org, यानी जो हमने डोमेन परचेज की हुई है। लेकिन उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन थी कि भाई आप सब डोमेन्स बना दो, जैसे आपको फ्री सब डोमेन्स भी मिल जाती हैं बहुत सारी, लेकिन उन डोमेन सब डोमेन्स में और इसमें बहुत फ़र्क है। मतलब ये 100% रिलायबल होती है, वो उनकी रिलायबिलिटी नहीं होती है, वो तो फ्री होती है बिल्कुल, वो किसी भी टाइम नहीं चल रही होती है, कभी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, ठीक है, कोई भी उसमें मसला हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये तो हमने परचेज़ की हुई है, इसकी सारी की सारी सब डोमेन्स रिलायबल है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पैकेज में हमें, यानी हम जब कोई डोमेन परचेज कर रहे होंगे, पैकेज परचेज कर रहे होंगे, तो हमें ये देखना है कि भाई उसके अंदर हमें मिल क्या रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना मैंने 8000 रुपये देने हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इस 8000 रुपीज़ में हमें क्या मिलेगा। तो हमें ये पता लग गया कि जो मैंने 8000 रुपीज़ पे किए हुए हैं, इसके अगेंस्ट मुझे 5 सब डोमेन्स भी दिए उन्होंने। अब सब डोमेन्स का क्या फ़ायदा है कि मैं इसमें कोई भी वेबसाइट लगा सकता हूँ। अगर मैं एसईओ के पॉइंट से देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई 10-15 कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं साइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 15 के 15 कीवर्ड के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट को टॉप पेज पे ले आऊँगा और फौरी तौर पर ले आऊँगा, मुश्किल होगा। 2-3-4 को तो हम कोशिश कर लेंगे,
सारे तो नहीं आएंगे फौरी तौर पर। तो मैं क्या करता हूँ, यानी कि स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मेरे जो कीवर्ड्स हैं ना, मैं हर कीवर्ड की एक सब डोमेन बना दूंगा, ठीक है। और मेरे पास एक वेबसाइट है, अपनी मेन वेबसाइट है, उसी वेबसाइट का जो इंटरफेस है, टेम्पलेट है, उसी को यूज़ करते हुए हर सब डोमेन का होम पेज डिफरेंट कर दूंगा। अब मेरे पास ऑप्शन क्या आ रही है, कंटेंट बढ़ाने की ऑप्शन आ गई। मतलब मैंने 5 कीवर्ड टारगेट किए, मेरे पास 5 सब डोमेन है, तो मेरी टोटल 6 वेबसाइट्स होगी। और उन 6 वेबसाइट्स के ऊपर मैंने 6 या कम से कम 8 कीवर्ड टारगेट कर दिए, और सब डोमेन पे मैंने एक एक कीवर्ड टारगेट किया। अब जब मैंने सब डोमेन पर एक एक कीवर्ड टारगेट किया, तो इसका क्या मतलब होगा, वो तो बहुत जल्दी टारगेट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप इसको भी देख रहे हैं, अभी प्रोफेशनल किचन को देख रहे हैं ना, ये कीवर्ड के ऊपर टारगेट हुआ हुआ है। जी जी लगा लें। तो ये एक एसईओ की स्ट्रेटेजी भी है। ये पूरा एक कीवर्ड मैंने टारगेट कर दिया। अब जब आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो कुछ कीवर्ड्स आपने उनके होम पेज के ऊपर लैंडिंग पेज पे टारगेट किए हुए थे, कुछ कीवर्ड्स आपने उनकी सब डोमेन पे टारगेट किए हुए थे। तो आपका ही सारा प्रोजेक्ट गूगल सर्च पे फैला हुआ है। ऐसे ही है ना, कोई भी बंदा उन 20 कीवर्ड्स में से कुछ भी लिखता है, तो कहीं पर आपकी मेन वेबसाइट आ रही है, तो कहीं पर आपकी कोई सब डोमेन आने लगी हुई है। अब हमने किया क्या, हमने ये नहीं किया कि भाई ये 6 वेबसाइट बनाई तो ये प्रोजेक्ट हमारा बढ़ गया कि भाई अब तो 6 वेबसाइट डिज़ाइन करानी पड़ेगी हमें। हमने अपनी वही वेबसाइट का डिज़ाइन रखा जो हमारी मेन वेबसाइट का डिज़ाइन है। हमने किया क्या, सिर्फ एक पेज चेंज किया सब में जाकर। और वो कौन सा पेज चेंज किया, होम पेज चेंज कर दिया, और उसके ऊपर मेन टारगेटिंग कंटेंट जो है वो सारे का सारा अपना कीवर्ड बेस्ड लिख दिया। बाकी उसका जो अबाउट अस का पेज है, उसकी गैलरी है, जो भी पेजेस हैं, उन सब टैब्स को मैंने लिंक कर दिया होम पेज के साथ। लिंक भी मिल गया इसको, मैं क्या लिंक्स भी मिल गए, लिंक्स अथॉरिटी भी उसकी बढ़ने लगी हुई है, ट्रैफिक भी उस जगह पर जाने लगी हुई है। यानी कि इस तरीके से हमने ट्रैफिक को भी बाय कर लिया फ्री में, और उसी जगह पे रहते हुए। ठीक है, ये तो हम एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं जी इसमें, और देखते हैं क्या आ रहा है। ये एक फीचर आ रहा है जी, ये क्या फीचर है जी, एड ऑन डोमेन्स। अब ये पैकेज 8000 रुपीज़ का है, लेकिन इसमें फ़ायदा भी हमें एक है। क्या फ़ायदा है इसमें, कि वो ये कहता है कि आप इस एक होस्टिंग के साथ, पहले हमने सब डोमेन की बात की है, अब सब डोमेन और एड इन डोमेन में फ़र्क है। ठीक है, सब डोमेन क्या है कि वो तो एक्सटेंशन होती है डोमेन की, लेकिन एड इन डोमेन का क्या मतलब है कि आपके पास कोई और डोमेन है। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक नजीब सॉल्यूशंस के नाम से एक वेबसाइट है, XYZ के नाम से, ABC के नाम से है, तो मुझे उनके लिए होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी अलग-अलग सबके लिए। लेकिन इस पैकेज को जब मैंने परचेज कर लिया है, तो वो मुझे क्या कहता है इसमें आप अपनी दूसरी डोमेन भी लगा सकते हैं जिनकी आपने होस्टिंग परचेज नहीं की। मिसाल के तौर पर वो मुझे क्या कह रहे हैं कि 5 लगा सकते हैं, 5 बोल रहे हैं ना, तो अगर मैं 5 को डिवाइड कर दूं 8000 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे तो बेसिकली उतने की एक डोमेन पड़ गई ना। मतलब अगर मैं एक्चुअली कॉस्ट लूँ, मेरा कोई क्लाइंट हो और मैं उसको होस्टिंग सेल करूँ ये वाली, तो मैं तो उसे चार्ज कर लूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8000 रुपीज़ में मुझे एक डोमेन की ऑप्शन नहीं है, बल्कि टोटल 6 डोमेन मिल गई हैं। एक वो डोमेन जो एक्चुअल है, और एक उसके अलावा, और ये जब मैं खोलूँगा कोई दूसरी डोमेन, तो उसके ऊपर कोई इसका बैड इफेक्ट नहीं है। मतलब उसमें कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई ये क्योंकि एड इन डोमेन के तौर पर लगी हुई है, तो इसमें हाँ, इसमें एक इशू आएगा। वो क्या आएगा कि जो कंट्रोल पैनल इसका होगा, वो कोई हम किसी से शेयर तो नहीं करेंगे। फिर जब 5 लोग होंगे तो मैं 5 को तो कंट्रोल पैनल नहीं दे सकता। ठीक है, फिर हम उसे कंट्रोल पैनल नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने अकेले ने कोई चीज़ परचेज की होगी, तो उसका कंट्रोल पैनल आपके पास ही होगा।
सो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि एक ही पैकेज बाय कर लेते हैं और उसके अंदर अपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स का डाटा रख लेते हैं और क्लाइंट्स को इन बातों का पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। ठीक है, आप अक्सर देख रहे होते हैं ना, कई लोगों ने लिखा होता है कि जो होस्टिंग फ्री, कि होस्टिंग के पैसे ही नहीं ले रहे, आप हमसे वेबसाइट बनवा लो, बस हम आपसे होस्टिंग के पैसे नहीं लेंगे। सो इस तरह नहीं लेते कि उनके पास एक होस्टिंग ऑलरेडी होती है, तो अपनी उसी होस्टिंग में उसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, फाइल यूजेज, कहता है ये कितने % यूज हुआ हुआ जी, 5% सिर्फ यूज हुआ फाइल यूजेज। फाइल यूजेज का क्या मतलब होता है कि भाई ये जो आपके पास स्पेस है इसके अंदर आप एक फाइल की उसने कैपेसिटी रखी हुई है कि आप नंबर ऑफ फाइल्स इसमें कितनी लगा सकते हैं, तो वो कहता है ये आपने बहुत थोड़ी यूज की हुई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद और नीचे आए, डिस्क यूजेज 50 GB दी है उन्होंने इस पैकेज में हमें। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं कितने % यूज हुई है, ये भी बहुत थोड़ी यूज हुई है। डेटाबेस, डेटाबेस का क्या मतलब है कि भाई जो आपकी डेटाबेस हैंडलिंग इस वेबसाइट की है, जो डाटा आप स्टोर कराते हैं इसके अंदर, ठीक है, उसके लिए आपको डेटाबेसेस की ज़रूरत होती है, तो वो उसकी कितनी डेटाबेसेस कितनी दी है इसमें 50 GB की स्पेस, उसने इतनी ज़्यादा स्पेस दी हुई है डेटाबेस के लिए, हालांकि इतनी स्पेस की ज़रूरत हमें डेटाबेस के लिए नहीं होती है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बैंडविड्थ और उसके आगे इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास इन्फिनिट बैंडविड्थ है। इसकी बैंडविड्थ क्या चीज़ होती है, बैंडविड्थ ये चीज़ है कि वॉल्यूम, जैसे हम कहते हैं कोई टैप है तो हम उसे खोलते हैं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा पानी उसमें निकलेगा, और जब हम उसे फुल खोलेंगे तो फुल प्रेशर के साथ पानी निकलेगा। ठीक है, सो ये आपकी स्पीड है नेट की, आपकी जो वेबसाइट है वो किस स्पीड से खुल रही है। कई लोगों ने उस स्पीड को GBs में और MBs में आपको दिया होता है, यानी कि वो लिमिटेड स्पीड दे रहे होते हैं। और इन्फिनिट स्पीड का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आप ही की वेबसाइट है, इस पर ट्रैफिक जब बढ़ जाती है तो फिर अगर आपको लिमिटेड बैंडविड्थ दी होगी तो आपकी वेबसाइट स्लो रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ है तो इसका मतलब है कि ये इशू भी नहीं है। जहाँ पर आपको सस्ते पैकेज मिलते हैं वहाँ से आपको इन चीज़ों से वो कंप्रोमाइज़ करवा रहे होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़, लेकिन क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता डिटेल में, सो हम इन चीज़ों को फोकस ही नहीं करते कि भाई ये कम मिल रहा है तो इस वजह से हमें सस्ता मिल रहा है। आगे देखें जी, एलियस डोमेन, इसको रहने देते हैं, ये भी उसी तरह की हैं जैसे सब डोमेन्स होती हैं, यानी कि नाम दूसरा कर सकते हैं उसके आगे। उसके बाद आगे देखें ईमेल अकाउंट्स। ईमेल अकाउंट्स क्या होते हैं, इस सर्वर के ऊपर आपके ईमेल भी होते हैं, जैसे मेरे को info@abc.com, sales@abc.com, यानी मेरी डोमेन है abc.com, उसके ऊपर मेरे इनके सर्वर पर मेरे ईमेल अकाउंट्स हैं। तो इसमें भी उन्होंने मुझे ऑप्शन दे दी कि अनलिमिटेड बना सकते हैं, लेकिन हमने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि वो मुझे 50 GB की स्पेस भी दे रहा है। तो अगर मेरी ईमेल 5 ईमेल्स के अंदर ही 15-15 GB का डाटा आ जाएगा तो मैं तो स्पेस सारी वैसे ही यूटिलाइज कर लूँगा, फिर वो मुझे कहेंगे कि भाई अपनी स्पेस बढ़वाएं, अपनी आपकी स्पेस कम है। सो इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना चाहिए कि अगर हम बहुत सारे ईमेल्स बनाएं तो उनको स्पेस लिमिट कर दें, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ भाई मैंने ईमेल अकाउंट्स बनाने हैं और मैं कहता हूँ मैं हर किसी को जो है ना वो 200 MB की स्पेस दे रहा हूँ कि भाई इससे ज़्यादा ईमेल उसकी होनी नहीं चाहिए। जब उसका ये वाला मेल बॉक्स फुल हो जाए तो वो अपनी एक्स्ट्रा मेल्स को डिलीट कर दें, यानी कि वो रहेगा 200 MB के बीच में। अगर मैं उसको अनलिमिटेड कर दूंगा तो मेल्स आती जा रही हैं, पहले 1 GB हुई, फिर 2 GB हुई, फिर 3 GB हुई, और इस तरह जब सबकी GBs बढ़ती जाएंगी तो उसका लोड आपकी होस्टिंग के ऊपर पड़ेगा। और इवन आपको पता भी नहीं लगा और आप 50 GB पे पहुंच गए तो आप तो फंस गए उधर जाकर, आप सर्वाइव भी नहीं कर रहे, यानी कि स्पेस ही पूरी यूज़ कर ली है। फिर आपको स्पेस बढ़वानी पड़ेगी या डाटा डिलीट करना पड़ेगा। मेल का डाटा डिलीट करेंगे तभी सर्वाइव करेंगे ना मूवमेंट करने के लिए। आगे आते हैं, यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ होती है, ये क्या लिखा हुआ है जी, CPU यूजेज। CPU यूजेज यानी कि आपको जो उनके सर्वर के ऊपर CPU मिला हुआ है, ठीक है, 100 ये 0% यूज हो रहा है। ये सबसे अहम चीज़ है। एक और इस पर क्या लिखा हुआ है, फिजिकल मेमोरी, यानी आपको फिजिकल मेमोरी का क्या मतलब है, मेरी लैपटॉप की रैम। तो ये कह रहा है कि जिस सर्वर पर आपका डाटा स्टोर हुआ है उस सर्वर पर कितनी रैम उन्होंने आपके लिए डेडिकेट की हुई है, कितनी फिजिकल मेमोरी आपको मिल रही है उस सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो तो ये कितनी दे रहा है, 1 GB, ये बहुत अच्छी है। जो लोग हमें सस्ती डोमेन्स दे रहे होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने किसी ने 500 MB रखी होती है, किसी ने 200 MB रखी होती है, इससे भी कम कई लोगों ने रखी होती है, साइट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ये बातों का पता हमें उस वक्त लगता है जब हम परचेज कर लेते हैं। सो जब भी आप होस्टिंग बाय करें तो ये मैं मोटे मोटे पॉइंट आपको बता रहा हूँ
कि ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ताकि जब आप डोमेन परचेज करें, क्योंकि डोमेन परचेज करते हुए तो हम उनसे कंप्रोमाइज़ करवा सकते हैं। परचेज करने के बाद तो जो कुछ भी होगा वो आपको एड इन के तौर पर ही देंगे कि जी आप अब इतने पैसे पे कर दें तो हम आपको ये वाली सर्विस दे देते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये था एक इंट्रो के, ये चीज़ें आपके पास एक डोमेन में होनी चाहिए। अब ये हमने देख लिया डोमेन होस्टिंग क्या चीज़ है, ये हमें पता लग गया। अब हमने दूसरे एंड पर क्या देखा, हमने कहा कि भाई हमारे पास एक डोमेन है लेकिन मैंने उसकी होस्टिंग परचेज नहीं की है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास जो होस्टिंग है, मैं इस होस्टिंग को ही इस्तेमाल करूँ उस डोमेन के लिए, तो मैं होस्टिंग के पैसे सेव कर लूँगा। ये काम कैसे होता है, ठीक है, इसको देखते हैं जरा। होस्टिंग तो जो हम इनकी वेबसाइट पे डाटा अपलोड करते हैं, बिल्कुल वो चीज़ है, वो होस्टिंग है जो इनका स्पेस हम यूज कर रहे हैं। डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन नाम है, लाइक ये gold.com। हाँ, मैंने किसी को लेटर भेजा है पोस्टल ऑफिस के थ्रू, ठीक है ना, तो वो जो लेटर लिखा हुआ है ना, वो तो आप समझ लें कि होस्टिंग है, और वो किसके पास जाना है उसके ऊपर एड्रेस जो लिखा हुआ है हमने, बेसिकली आपकी डाटा का, आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो डोमेन नेम है, वो भी आपको परचेज करना पड़ता है। मैं भी वही सवाल कि वो किससे, मसलन वो किसे परचेज करेंगे? ये एक ही कंपनी, ये वेब ये जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं वही आपको डोमेन भी प्रोवाइड करेंगे और वही आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करेंगे। सवाल कि उनसे क्यों परचेज करना है? मिसाल के तौर पर जैसा ईमेल एड्रेस बनाते हैं, वो यूनिक होता है, किसी के पास में हम बना लेते हैं, तो वेबसाइट्स का भी इस तरह से नहीं है कि बस होस्टिंग ले अपनी मर्जी से। नहीं, ईमेल अकाउंट्स भी आप बनाते हैं तो वो भी उनके सर्वर पे जाकर बनाते हैं, तो उन्होंने आपको ऑप्शन दिया होता है कि आप बना सकते हैं फ्री ईमेल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आपको जो नाम बाय करना होता है, कोई भी नाम बाय कर ले, इसका मतलब मैंने पहले एक दफ़ा मैंने कर लिया, फिर किसी और ने कर लिया, ये लीगल होते हैं नाम, और एक नाम सिर्फ एक दफ़ा, मिसाल के तौर पर GoDaddy पे भी चले जाएंगे ना आपको, तो abc.com किसी ने खरीद लिया, तो चाहे वो इजी होस्ट पर चला जाए, चाहे वो GoDaddy पर चला जाए, चाहे वो IT लिंक पर चला जाए, जब एक ने परचेज कर लिया तो उसको कोई और सर्विस प्रोवाइडर भी सेल नहीं कर सकता। यानी कि नाम आपकी लीगल, बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान में कोई बिजनेस करना है आपने, तो लीगली तौर पर वो आपको बताएंगे कि कैसे उस बिजनेस को अप्रूव कराते हैं, तो उस बिजनेस के अप्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हम देते हैं, उसके बाद वो नाम किसी और को नहीं दे सकते आप लीगली तौर पर, कोई दूसरा बिजनेस उस नाम को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता। सेम इसी तरह जो आपने नाम बाय कर लिया, उन्होंने वो नाम आपको डेडिकेट कर दिया 1 साल के लिए, अगर 1 साल के बाद आपने उसे छोड़ छाड़ दिया तो फिर वो ओपन हो गया, फिर वो पाक है, कोई भी बंदा उससे परचेज कर सकता है, ले सकता है। लेकिन जब आप लेकर चल रहे हैं, मैं ABC को लेकर चल रहा हूँ, साल खत्म हुआ मैंने रिन्यू करवा लिया, अगला साल खत्म हुआ मैंने फिर रिन्यू करवा लिया, इट्स फाइन, फिर तो मेरे साथ ही चल रहा है वो। लेकिन अगर मेरी डेट एक्सपायर हो गई, यानी कि नाम हमें इन कंपनी से परचेज करना पड़ता है और इन कंपनीज ने डील की होती है, ठीक है ना, ठीक है, इन कंपनीज ने पैकेज बाय किए होते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम नेम्स प्रोवाइड करेंगे, इस चीज़ की इन्होंने, मतलब ये वाली चीज़ें इन्होंने परचेज की होती है। इन कंपनीज को हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये ISP कंपनीज होती हैं जो ये सर्विसेज हमें दे रही होती हैं जी। नहीं तो अब जैसे इन्होंने अपना नाम रखा हो, इन्होंने अपनी डोमेन और होस्टिंग ली होगी, वो किससे ली होगी? यही मैं कह रहा हूँ ना, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि आपको ये ऑफर करती हैं कि जनाब आपने वेब सर्वर कंपनी अपनी बनानी है, तो उसके लिए हम काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद वो हमको ये राइट्स दे देते हैं कि आप अपने ये काम कर सकते हो, यानी कि आप ये काम ले सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ रजिस्ट्रेशन करवानी है हमने, तो बोर्ड की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो टेक्निकल बोर्ड से साथ करवानी है तो टेक्निकल बोर्ड वालों के पास चले जाएंगे, लाहौर बोर्ड की करवानी है तो लाहौर बोर्ड के पास चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एक मेन हमारे पास कंपनी है, अगर आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं उसको हम अलग से कर लेंगे, लेकिन उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो तो एक अलग टॉपिक है ना कि वो कैसे रजिस्टर होती है। हाँ, उनसे वो जाकर रजिस्टर होते हैं उनके पास, ठीक है, उनको पेमेंट करते हैं और ये बहुत बड़ी गेम होती है, मतलब ये बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जिसके बाद ये काम हो रहा होता है, ठीक है। हमारा काम इधर तक है सिर्फ, मतलब हमारा काम इन कंपनीज के साथ है, यानी हमें वेबसोल के पास जाना है, हमें GoDaddy के पास जाना है ना, हमें IT लिंक्स के पास जाना है, हमें इन कंपनीज से जाकर ये पैकेज परचेज करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे, पहला वापस आते हैं उसी बात पर, यहाँ पे थे हम लोग। एक तो होगी होस्टिंग की बात खत्म, अब हमने बात की डोमेन्स की। मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास कुछ ऐसी डोमेन्स भी पड़ी हुई हैं जिनकी मैंने होस्टिंग परचेज नहीं की हुई, क्योंकि मेरे पास एक होस्टिंग है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मिसाल के तौर पे देखिए, मेरे पास 5 डोमेन्स हैं,
सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस चीज़ को देखने लगे हम। फॉर एग्जाम्पल ये होस्टिंग इसकी है, ठीक है। तो मैं इधर आ गया हूँ, ये लिस्ट। अब मैं इस वक्त कहाँ हूँ? अब मैं होस्टिंग से बाहर निकला हूँ और मैं कहाँ चला गया हूँ? डोमेन्स में चला गया। यहाँ आया मैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? सिर्फ पहले ऑप्शन नेम सर्वर्स, ठीक है। नेम सर्वर्स का क्या मतलब है कि जो हमारे मेन सर्वर है जहाँ पर हमारी वेबसाइट होस्ट हुई है, ठीक है ना, उनका भी कोई एड्रेस होगा ना, उनका एड्रेस दिया हुआ है तो वहाँ पर जाकर डाटा स्टोर हो रहा है, ऑनलाइन उनका कोई एड्रेस होगा। जरा क्लिक करें, आगे। अब आप ये देखिए, दो हमारे पास नेम सर्वर्स आ रहे हैं। ये बेसिकली नेम सर्वर एड्रेस हैं जो हम लोगों ने जाकर अपनी डोमेन में आकर बताया। ये किसका एड्रेस है? ये होस्टिंग कंपनी का एड्रेस है, यानी ये वेब सोल वालों के नेम सर्वर्स हैं, ठीक है। और ये वाले नेम सर्वर्स में जिस डोमेन में जाकर दूंगा वो क्या करेगा? वेब सोल की होस्टिंग को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा। अब ये एक की बजाय दो क्यों है? बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे किसी कंपनी के अंदर दो सर्वर पड़े होते हैं कि भाई एक सर्वर अगर ख़राब हो जाए तो बजाय इसके कि सारा काम ही डाउन हो जाए उनका, वो दूसरे सर्वर से सपोर्ट ले ले और उस बीच में वो पहले वाले सर्वर को भी ठीक कर ले। सो उन्होंने दो सर्वर दिए हुए हमें ताकि अगर कभी किसी, क्योंकि आपकी वेबसाइट ने तो 24/7 चलना है और पूरा साल चलना है, रुकना तो नहीं बीच में, तो उन्होंने दो सर्वर इसलिए दिए कि कभी एक सर्वर में कोई प्रॉब्लम आए तो आपका डाटा दूसरे सर्वर से चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमने इन दोनों को देखें लिखा क्या हुआ आ रहा है, वेब एस, ये सब के डिफरेंट होंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इन दोनों को अपने पास सेव कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, ठीक है। अब मैं आता हूँ वापस पीछे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये है, इसे मैंने एक को कॉपी कर लिया। अब मैं पीछे आया, अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इनमें से एक ऐसा सर्वर है मेरे पास, ये कह लेते हैं, इसके पास होस्टिंग नहीं है, ठीक है। होस्टिंग इसके पास नहीं है, लेकिन मेरे पास होस्टिंग के पैकेज मौजूद हैं जिसको मैं एक्स्ट्रा डोमेन अटैच कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा वापस, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मैनेज नेम सर्वर, और क्या करूँगा, इस जगह पर आकर पहले सर्वर का नाम बता दूंगा और इस जगह पर आकर बस इतना सा काम मैंने करना है। और उसके बाद क्या करना है कि जो फाइल मैनेजर है, मैंने क्या कहा था, फाइल मैनेजर में हमारी वेबसाइट अपलोड होनी है, वहां पर आकर मैंने अपनी वेबसाइट को, इसकी वेबसाइट को भी वहीं पर अपलोड कर देना है। यानी वहां पर एक वेबसाइट तो पहले अपलोड हुई है जो डोमेन आपने परचेज की हुई है, एक ये दिखाता हूं मैं आपको, ये भी दिखाता हूं। यानी आपको समझ में आ गई है बात कि होस्टिंग और डोमेन, यानी अगर हमारे पास डोमेन्स हो सिर्फ और होस्टिंग ना हो, और हमारे पास एक ऐसी होस्टिंग हो जिसमें हमारे पास ऑप्शन हो गए भाई एक से ज़्यादा डोमेन्स को हम अटैच कर सकते हैं, तो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। अब हम वापस आ गए जी इधर, यहाँ से मैं यूँ करता हूँ, किधर चला जाऊँ, ये डोमेन में है, ये सर्विस है, ये माई सर्विस है, यहाँ पर मेरी होस्टिंग आ जाएगी। और यहाँ से एक्टिव पे क्लिक करते हैं, आगे सी पैनल में चलूंगा अभी यहाँ से मैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वाली जो होस्टिंग है, इसके अंदर आप देख रहे थे ना, उसने कहा था ना एडिंग डोमेन लगी हुई है। मैंने आपको जब सी पैनल दिखाया था, दोबारा देख लें, उसी जगह पर ही आए हम, तो देखें एडिंग डोमेन्स कितनी दिखा रहा है हमें इस वक्त, 2 एक्स्ट्रा लगी हुई हैं। देखें कौन सी लगी हुई हैं। यहाँ से मैं आऊँगा फाइल मैनेजर में, एडिंग डोमेन का मतलब ओरिजिनल डोमेन नहीं है, ओरिजिनल डोमेन तो अपनी ही है, वो एडिंग डोमेन की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो इसका मतलब है अगर वो मुझे कह रहा है मैं आपको 5 एडिंग डोमेन दूंगा तो एक्चुअली मेरे पास 6 हो जाएंगे, क्योंकि एक डोमेन का पैकेज तो मैंने परचेज किया हुआ है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, जब आप होस्टिंग बाय करते हो तो आपको .com की डोमेन साथ फ्री मिलती है, यानी कि .com, क्योंकि .com सबसे हाई अथॉरिटी वाली डोमेन है। और जो बंदा नाम सोच रहा होता है, आम तौर पर ज़रूरी नहीं होता कि वो नाम अवेलेबल भी हो। सो कंपनी ने इस रिस्क के ऊपर ये ऑप्शन रखी होती है कि भाई जो बंदा हमसे .com परचेज करेगा हम उसको फ्री दे देंगे। मतलब मैं आज भी इस
होस्टिंग को जब रिन्यू करता हूँ तो इसके साथ मुझे .com फ्री ही मिलती है, पैसे नहीं देता मैं। पैसे मैं किसके देता हूँ? सिर्फ होस्टिंग के देता हूँ, ठीक है। लेकिन .com के अलावा अगर मैं जो बिजनेस, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने abc.com खोलनी थी, लेकिन abc.com तो किसी ने पहले से परचेज कर ली है, तो इसका मतलब है मैं क्या करूँगा? हो सकता है मैं कहूँ abc.edu.pk पे चला जाता हूँ या abc.org पर चला जाता हूँ, यानी कि फिर मुझे किसी और एक्सटेंशन पे जाना पड़ेगा। तो उस पर जब जाऊँगा तो वो मुझे पेड मिलेगी, यानी आपको सिर्फ होस्टिंग कंपनी फ्री क्या देंगी साहब? अगर आप जो नाम चूज कर रहे हैं वो नाम अवेलेबल होगा तो, क्योंकि आमतौर पर अब तो .com सारी ऑलमोस्ट बिक चुकी हुई हैं, बहुत ही कोई यूनिक नाम कोई लेकर आएगा तो शायद उसकी .com उसको मिल जाए, अदरवाइज तो सबकी .com बिक गई हैं। वो SEO के हवाले से सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सटेंशन, ये डोमेन एक्सटेंशन है ना बेसिकली, चाहे org है, चाहे .com है, चाहे edu है, ठीक है ना, चाहे pk है, तो ये एक्सटेंशन है डोमेन की। तो इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन है वो .com ही है SEO के हवाले से भी, यानी कि ये भी एक SEO का फैक्टर है कि आपकी जो वेबसाइट है वो .com पर है, ये भी एक SEO का फैक्टर है, ठीक है। अब आप ये देखें, यहाँ आगे ये देखिए ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ आए हम और ये वाला फोल्डर इसने खुद बनाया हुआ है, इसका क्या नाम है जी? पब्लिक HTML। ये वाला फोल्डर इसने खुद से बनाया हुआ है, मतलब ये फोल्डर हमने नहीं बनाया, ये फोल्डर इसी ने बनाया हुआ है। इसके अंदर आपका सारा डाटा पड़ा हुआ है, देखें जरा। ये जो फोल्डर है ना, ये यूजर नेम है उसका जिसकी हमने डोमेन परचेज की हुई है, ठीक है। सो असल में यहां पड़ा हुआ वो डाटा उसका। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? najibsolutions.com। मैं लिखूं यहां पर najibsolutions.com, खुल गई वेबसाइट, बेशक कुछ नहीं है इसमें, टेस्ट डोमेन टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ठीक है। स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए मैंने सभी अटैच की हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डोमेन एडिट डोमेन के तौर पर ऐड हुई है यहाँ पे। अब अगर मैं इसके अंदर कोई वेबसाइट अपलोड कर दूंगा तो वेबसाइट लाइव हो जाएगी, और ये एक्सटेंशन नहीं है, आप देख रहे हैं ना, ये najibsolutions.abc.com नहीं है, ये डायरेक्ट मेन डोमेन है, और देखने वाले किसी को भी नहीं पता लगेगा कि ये एडिट डोमेन में चल रही है, ये एज ए इंडिपेंडेंट डोमेन के तौर पर चल रही है। इसी तरह अगर मैं उधर दोबारा आकर देखूं, यहां थे हम, यहां पर एक और होगी अभी हमारे पास, देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है? allamapeershafaatrasool.com। अगर मैं इसको देखूं और यहां लिखूं मैं इसको, ये भी हमारे पास एडिट डोमेन है, ये भी उसकी सब डोमेन नहीं है, लेकिन कहीं से भी नहीं पता लग रहा कि ये एडिट डोमेन है, नहीं लग रहा ना। फर्क क्या होगा? मींस के हमें फर्क क्या होगा? किस तरह का फर्क? पता नहीं चलेगा ये एडिट है नहीं दूसरी, जिसने किया होगा उसको पता होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता, हम लोगों को पता। आपको देखिए, यूजर को तो जो बंदा वेबसाइट विजिट कर रहा है उसे तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकली एडिट डोमेन और मेन डोमेन का मसला क्या है? एडिट डोमेन और मेन डोमेन का असल इशू तो यही है ना कि भाई पैसे बचाने हैं, कि भाई वो होस्टिंग के पैसे ना लगे हमारे। तो व्यूअर के लिए तो इसका कोई मैटर नहीं करता, व्यूअर के लिए तो ये मैटर बिल्कुल नहीं कर रहा, ये तो मेरे लिए मैटर करता है कि भाई मुझे मैं होस्टिंग के पैसे भी दूं हर साल, ठीक है ना। अब मैंने एक पैकेज बाय किया हुआ है, उसके अंदर मेरे पास एडिट डोमेन की ऑप्शन है, तो मेरे पास अगर 4-5 क्लाइंट्स हैं, उन सबको एक ही पैकेज में ला के रख सकता हूँ, तो क्या होगा, हर साल की होस्टिंग की पेमेंट सेव हो जाएगी। अगर 4-5 से ज़्यादा चाहते हैं जो आपको वो मिले हुए, तो उसके लिए दोबारा फिर जाके आपको, हाँ, आप बिल्कुल लाजमी बात है। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मेरे पास तो 10 क्लाइंट्स हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ यार मुझे 10 वाला पैकेज दे दो, तो वो मुझे 10 वाला पैकेज दे देंगे, जिसमें मेरे जीबीज भी बढ़ जाएंगे। फिर लाजमी बात है, वो पहले वाले में पैकेज को अपग्रेड कर देंगे, मैं उन्हें पेमेंट करूँगा, मेरे पैकेज को कन्वर्ट कर देंगे। मैं उनसे कहूँगा भाई मुझे आपने 50 GB की स्पेस दी थी, लेकिन अब मेरा जो काम होने लगा हुआ है मैं 40 GB तो बस ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप मेरे पैकेज को अपग्रेड कर दें। तो वो ये कहेंगे जनाब इतने पैसे आप पेमेंट कर दें मुझे, ठीक है, तो हम आपके उसी पैकेज को अपग्रेड कर देंगे, वो उसी पैकेज को अपग्रेड कर देंगे, कोई नई चीज़ बाय करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इवन नेक्स्ट टाइम रिन्यू पे आता हूँ मैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ पे ये पैकेज तो बड़ा महंगा है आपका, मेरे वाला 8000 वाला, मुझे कोई सस्ता पैकेज बताएं, बेशक मुझे आप इतनी एडिट डोमेन्स ना दें, मुझे कोई और पैकेज दे दें। सेम जैसे ऑफर्स मिलती हैं उस तरह की, हाँ, उसी तरह ही है, बिल्कुल उस तरह की चीज़ है, ठीक है। और ये वेबसाइट देखें ज़रा, ये पुराने मॉडल की वेबसाइट है, यानी अगर मैं इसको छोटा करूँ, देखिएगा ज़रा, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है,
अब हम आगे जाकर हमारे लिए ये काम बहुत अहम है कि हमारे पास जो वेबसाइट्स आएंगी वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट से क्या मुराद होती है, अभी मैं दूसरी वेबसाइट खोल के आपको दिखाता हूँ जो अभी हमने खोली भी थी, प्रोफेशनल किचन, मेरा ख्याल है कि खोली हुई थी, बंद हो गई है। ये रिस्पॉन्सिव है, कैसे पता लगेगा देखिएगा ज़रा, मेन्यू चेंज हो गया ना, मोबाइल मेन्यू में बन गया ना वो, जैसे ही मैंने इसको छोटा किया, ये है रिस्पॉन्सिव। यानी कि सबसे पहला ट्रिक तो यही है, सीधा इस तरह ही चेक कर ले, विंडो छोटी करके यहाँ से चेक कर ले, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन करें, मेन्यू इस तरह नजर आ रहे हैं। जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ, मोबाइल व्यू में लेकर जाता हूँ, तो मेन्यू इस तरह नजर आना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल मोबाइल की तरह दिखा रही है मुझे, और ये इसका फुल स्क्रीन है। इसके एडन डोमेन से हम मेन डोमेन से कोई पड़ेगा नहीं है, इसकी वैसे ही किस चीज़ का बता, ये मोबाइल व्यू हो गया। नहीं, ये अब हमने एक और अलग से बात सीख ली, हमने कहा कि वेबसाइट, एक वेबसाइट है रिस्पॉन्सिव और एक वेबसाइट है नॉन रिस्पॉन्सिव। जो पुराने मॉडल की वेबसाइट्स हैं वो नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं, क्योंकि पहले मोबाइल इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स नहीं थी, वो पहले यूं करके वेबसाइट को देखा करते थे, छोटा कर लो बड़ा कर लो, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है कि अब उन्होंने 2 वर्जन अलहदा कर दिया, यानी कि मोबाइल वर्जन वेबसाइट का अलग है और डेस्कटॉप वर्जन अलग है। तो ये फीचर ऐड हो चुका हुआ है जो कोडिंग करते हैं उसके अंदर, कि जो वेबसाइट हम बना रहे हैं क्या वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है। सो हमारे पास जब भी कोई आता है, सबसे पहले मिसलन आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो ये सबसे पहला की नेगेटिव की फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट की एसईओ नहीं होगी, ठीक है। यानी आप सबसे पहले क्राउलर ने आपकी मोबाइल व्यू को आकर देखना है। सो अगर आपका मोबाइल व्यू ही फ्रेंडली नहीं है तो इसका मतलब क्या, वो रैंक नहीं करेगा, यानी उसने आपकी वेबसाइट को पहले मोबाइल पे रैंक करना है। जब मोबाइल पे रैंक होगी तो डेस्कटॉप पे रैंक होगी। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो सबसे पहले चीज़ तो आपने यही देखनी है कि क्या हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। सर हम इसको कैसे करवा सकते हैं, जैसे हमारे पास शुरू कर दिया नहीं, अब ये पुराना मॉडल हो चुका हुआ है, अब इसका मतलब क्या होगा कि हम उनसे कहेंगे कि भाई इसको अपग्रेड करें, नई वेबसाइट की तरफ आएंगे, ठीक है। यानी हाँ, मिसाल के तौर मेरे पास क्लाइंट की वेबसाइट आएगी, मैं कहूँगा यार ये तो बड़ी पुराना मॉडल आपका बना हुआ है, आप इसको अपग्रेड करते हैं, तो लाजमी बात इसको तो हम मोबाइल फ्रेंडली करने की कोशिश भी करेंगे तो मेन्यू एडजस्ट हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बाकी का कंटेंट तो एडजस्ट कभी भी नहीं होगा। तो हम उससे कहेंगे कि अब आप इसको शिफ्ट कर लें नए स्टाइल के ऊपर, यानी अब आप नहीं बना लें। वैसे भी आपको 2-3 साल के बाद अपनी वेबसाइट की टेम्पलेट को ज़रूर चेंज करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ इस टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही होती हैं कि आपका नया मॉडल आना चाहिए, ठीक है। ये भी हो गया, यानी कि हमने 2-3 टॉपिक्स आज देख लिए हैं। ये वेबसाइट में आपको दूसरी दिखा रहा था ना, वो देखिए हमने, हाँ वो भी देख लिया हमने। सो बेसिकली मैंने करना क्या है कि आपने जब वेबसाइट बनानी है, मैंने आपको जिप फाइल दी है ना, जब आपने अपनी वेबसाइट बिल्कुल तैयार कर लेनी है ना, तो आपने फिर मुझे जिप फाइल देनी है और मैंने उस जिप फाइल को अपलोड करना है, और जब मैं उसे अपलोड करूंगा तो उसे फिर मैं अनजिप करूंगा, और जैसे ही मैं उसे अनजिप करूंगा तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। समझ आ गई बात की। और हम आपका ये काम करेंगे सब डोमेन्स बनाकर, यानी मैं इधर ही सब डोमेन बनाऊंगा और उधर आप जैसे बिल्कुल डीसी वो प्रोफेशनल किचन है ना, वो भी सब डोमेन में बनी हुई है, तो हम उसको लाइव करेंगे, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि थ्योरेटिकल काम नहीं है हमारा, मतलब जब तक चीज़ों को लाइव करके नहीं देखेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये वाली चीज़ दिखाई है। हालांकि ये वाला पार्ट जो है कि वेब डेवलपमेंट का पार्ट है, सारे का सारा वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं ये, यानी कि ये काम उसके हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर काम किसी के नहीं होते हैं, फिर वो सारे काम आपके होते हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं। यानी अगर मैं एज ए प्रोफेशनल किसी बंदे को बार बार ये कहूँ कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, तो वो जिसका मैं काम कर रहा हूँ ना, वो कहेगा अच्छा यार इस बंदे को अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। सो आपको जो आपकी डोमेन है उसके अंदर रहते हुए आपके अंदर मैक्सिमम स्किल्स होनी चाहिए आपकी डोमेन में। आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर होगी तो आप उसके पीछे ही होंगे, फिर आगे नहीं उसके आ सकते, ठीक है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो आपसे रेलिवेंट है आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये वाली चीज़ें 100% रेलिवेंट जो है वो वेब डेवलपर्स हैं, कि ये सारे काम आपको, क्योंकि आपके पास जब पैकेज आ रहा है तो वो डेवलप होकर आ रहा है, आपने तो सिर्फ एसईओ करनी है। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, भाई इसकी एसईओ में क्या करूँगा, कोई गारंटी नहीं मैं आपको देता कि इसकी एसईओ कैसी होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। वेबसाइट ब्लैक हैट हुई है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, वेबसाइट ही ब्लैक हैट है, पहले ही बता देंगे कि भाई इसकी एसईओ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गूगल ने इसको रिजेक्ट किया हुआ है।
पेनल्टी गूगल की तरफ से इसको पड़ी हुई है, तो आप अब नई वेबसाइट बनाएंगे। अगर कोई वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो URL रैंक हो ही नहीं सकता। अब आपको क्या करना होगा, कंटेंट भी चेंज करना होगा, URL भी चेंज करना होगा और वाइट हैट की तरफ हमें उसे लेकर आना होगा। वाइट हैट का क्या मतलब है कि ऐसी स्ट्रेटेजी जो गूगल हमें रिकमेंड कर रहा है, हमने सारी की सारी वही वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की हुई है जो गूगल ने हमें रिकमेंड किया हुआ। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन जो हमारा होगा वो हम करेंगे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, क्योंकि सबसे पहला काम अब हम ऐसे किसी कंपनी में भी आप जाओगे ना तो आपको वो हायर करेंगे एज ए SEO एक्सपर्ट के तौर पर, तो आपसे सबसे पहले वो काम जो करवाएंगे ना, वो एक करवाएंगे कीवर्ड रिसर्च का और एक काम वो करवाएंगे अपनी वेबसाइट ऑडिट का। कहेंगे भाई मेरी वेबसाइट को ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने का क्या मतलब है कि भाई देखो इसकी SEO कितनी हुई है, तो ये आपको ऑडिट करना होगा। पहले आपने देखना है ना भाई, जब मेरे पास कोई भी वेबसाइट आएगी तो मैं तो देखूंगा ना भाई इसकी SEO हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं उसके वेबसाइट का ऑडिट करूंगा और फिर मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि भाई इस पर ये भी नहीं हुआ हुआ, ये भी नहीं हुआ हुआ, ये भी नहीं हुआ हुआ। अब वो उस वेबसाइट ऑडिट के अंदर दो तरह के ऑडिट्स होंगे, एक ऑडिट होगा वेबसाइट का SEO का और एक ऑडिट होगा वेबसाइट का। अब वेबसाइट के ऑडिट में एक तो उसकी स्पीड आ जाएगी, सबसे अहम बात है। दूसरे नंबर पर उस वेबसाइट के बाउंस रेट को भी हमें चेक करना है। बाउंस रेट क्या चीज़ है? बाउंस रेट ये चीज़ है कि भाई कोई भी यूज़र चाहे वो गूगल एड से या ऑर्गेनिक तरीके से आपकी वेबसाइट पर आता है, यानी कि SEO वाला क्या करेगा, घुमा फिरा कर बेचारे को घेर घूर के ले आएगा आपके पास, ऑप्टिमाइज कर दिया उसने कीवर्ड आपका, ठीक है ना। किसी बंदे ने भी कुछ लिखा, उसका इंप्रेशन भी आ गया दूसरे तीसरे नंबर पर, उसके बाद यूज़र ने उस पर क्लिक कर दिया। अब जब यूज़र ने उस पर क्लिक किया तो जब उसका वेबसाइट का उसके पास लैंडिंग पेज नज़र आया उसको, तो उसको तो उस पर कुछ इंटरेस्ट ही नहीं मिला, ठीक है, और वो फौरी तौर पर उस पेज को छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बाउंस रेट हाई है। आपका जो बाउंस रेट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका बाउंस रेट 40 से बिलो ही होना चाहिए। अगर आपका बाउंस रेट 40 से ऊपर है, ये हमारे पास टूल है जो हम देखेंगे गूगल एनालिटिक्स, उसकी मदद से हम बाउंस रेट देखेंगे। हम जैसे ही गूगल एनालिटिक्स में अपनी वेबसाइट को लेकर जाएंगे तो वो मुझे मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट दिखाएगा। बाउंस रेट में SEO का कोई काम नहीं है। बाउंस रेट का क्या मतलब है कि आपका कंटेंट कितना जानदार है, ठीक है, कितना अच्छा कंटेंट है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ और कॉलेज वालों ने मुझे एक आउटलाइन थमा दी कि ये आउटलाइन है जी जो आपने पढ़ानी है। ऐसे नहीं है, वैसे कॉलेज वालों को मैंने आउटलाइन दी हुई है कि ये पढ़ाना चाहिए हमें, ठीक है, तो मैं वो पढ़ाता हूँ जो मैं करता हूँ। मतलब मैं जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज वालों ने मुझे कहा कि भाई ये कंटेंट है, ये 12 लेक्चर्स में आपने डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट करा देनी है और ये कंटेंट है, तो अब उसका बाउंस रेट हाई होगा कि लो होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो अच्छी आउटलाइन होगी तो उसका बाउंस रेट लो होगा। तो मुझे लो बाउंस रेट पे रहना है कि जो आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के काम आए। और अगर कोई भी स्टूडेंट आए, क्लास में आए, मेरी क्लास पढ़नी शुरू करें, ठीक है, और लेने आया हो ट्रायल, क्लास का ट्रेन्योर हो 1 घंटा और वो 4 सेकंड्स के बाद या 10 मिनट के बाद उठकर चला जाए, तो इसका मतलब है कि भाई बाउंस रेट और एक उठे, हो सकता है कि वो उसका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन इसी तरह बहुत सारे ट्रायल्स आए और सारे 1 बाय 1 उठकर जाते जाएँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनका इंटरेस्ट नहीं बना इस कंटेंट में, या मेरे से नहीं बना या कंटेंट में नहीं बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाउंस रेट में किसी भी जगह पर SEO वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाउंस रेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई जो आपने जब वेबसाइट डेवलप करवाई थी तो आपने उसका जो कंटेंट लिखा था वो कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी आपके कंटेंट में ऐसी अट्रैक्शन नहीं है कि जो बंदा आपकी वेबसाइट को क्लिक करके आपके पास आया, बेसिकली वो जिस लिए आया था उसको वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिली, तो इस वजह से वो एकदम वेबसाइट छोड़ गया। मींस सर जैसे प्रेजेंटेशन है, जी जी उसी तरह इसको लेना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है वो ज़्यादा प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए एक चीज़ है किस चीज़ को प्रेजेंट करना अच्छा, और एक चीज़ है कि किसी के अंदर कंटेंट प्रेजेंट करने में और कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब प्रेजेंट तो किसी भी चीज़ को किया जा सकता है खूबसूरत तरीके से, ठीक है ना, लेकिन आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए। मटेरियल जो आपका है ना वेबसाइट के ऊपर जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी जो बंदा क्लिक करके आया, मिसाल के तौर पर एक बंदा क्लिक करता है कीवर्ड को कि ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, ठीक है, अब उसके ज़हन में क्या बातें हो सकती हैं
कि भाई उसको उस पेज के ऊपर MD कैट के मतलब पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, MD कैट प्रिपरेशन के मतलब भी कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, मिल जानी चाहिए उसे, और ऑनलाइन के लिए क्या ऑफर कर रहे हैं इसका भी पता लगना चाहिए। अगर ये चीज़ें उसको खुलते ही कहीं पे नज़र आ जाए, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर साथ ही यूट्यूब वीडियो के लिंक्स पड़े हों जिसमें MD कैट के 4-5 चैप्टर्स पड़े हों, ठीक है, साथ ही उन्होंने लिखा हो कि आपके कोर्स का PDF फाइल्स पड़ी हों, अब उसको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे या ये PDF फाइल को डाउनलोड कर लूँ, ये वीडियो को प्ले करके देख लूँ, अब वो रुक रहा है वहाँ पे, पास पेपर्स पड़े, यानी उसकी इंटरेस्ट की चीज़ उसे वहाँ पे मिले। लेकिन अगर वो उस वेबसाइट पर जाए और वहाँ पर लिखा हो वेलकम टू दिस और ये इस तरीके ये कॉलेज बना था, इतने सालों से ये काम कर रहा है, तो एक स्टूडेंट को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको अपने मटेरियल में दिलचस्पी है कि मेरा मटेरियल यहाँ पर है कि नहीं है, नहीं है तो वो फिर दूसरी जगह पर चला जाएगा। ठीक हो गया।